चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। सीनियर सेकेंडरी लेवल का ये 2024 का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं और ये जो नोटिफिकेशन आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल रिसेंट नोटिफिकेशन है। डेट भी आप यहाँ पर देख लीजिए 29/8/2024। जो विद्यार्थी 10वीं पास कर चुके हैं यानी कि जिन्होंने 10th के बाद में 12th कर ली है और 12th का रिजल्ट उनका आ चुका है और अगर वो 18 वर्ष से ऊपर हैं तो उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि जिसमें एक ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो उसमें आप परीक्षा दे सकते हैं और उसके बाद में इससे संबंधित कुछ वैकेंसीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उन वैकेंसीज में आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे चल करके यदि आप पास हो जाते हैं तो उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए ये इतनी सारी वैकेंसी इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें हम लोग बात करें तो राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा, उसके अलावा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय की लिपिक वर्गीय सेवा, उसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग की लिपिक वर्गीय सेवा, उसके बाद में आबकारी विभाग से संबंधित, उसके अलावा पुलिस विभाग में अगर आप जाना चाहते हो तो वो भी, राजस्थान के पंचायती राज के अंदर अगर आप कनिष्ठ सहायक के रूप में जाना चाहते हो तो वो भी, उसके अलावा राजस्थान की कृषि विपणन सेवा में भी LDC के पोस्ट पर जाना चाहते हैं तो मंडी समिति, उसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी लिपिक और उसके बाद में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम से संबंधित। तो बहुत सारी वैकेंसीज है जिसमें ये जो लिपिक और कनिष्ठ सहायक लिखा हुआ है ये सभी वैकेंसीज LDC कहलाती है एक तरीके से। उसके बाद में छात्रावास अधीक्षक होता है, जो हॉस्टल्स होते हैं उनके अंदर जो उसका वार्डन होता है उससे रिलेटेड एक कांस्टेबल की वैकेंसी भी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो इतनी सारी चीजें इसके अंतर्गत है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें CET का फॉर्म फिल करना होगा और उसका एग्जाम हमें देना होगा। अगर हम बात करें समान पात्रता परीक्षा 2024 की तो साहब इसके अंदर जो है इसमें जो बात लिखी हुई शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी है उसमें कहा गया है कि जो भी कुछ वैकेंसीज इसके अंतर्गत आती है उसके लिए CET का एग्जाम देना जरूरी होता है। वर्ष में कम से कम कितनी बार, एक बार लगभग ये आयोजित हो जाती है और ये जो भी कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत परीक्षा देता है तो वो उसकी वैलिडिटी कितने समय की रहती है, तो ध्यान रखना उसकी वैलिडिटी जो होती है वो कितने वर्ष की रहती है, 1 वर्ष की इसकी वैलिडिटी रहती है। 1 वर्ष के बाद में पुनः अगर आपका किसी भर्ती में सिलेक्शन नहीं होता है तो एक बार पुनः आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए एग्जाम फाइट करना पड़ता है। उसके अलावा ये जो परीक्षा है इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई CET सीनियर सेकेंडरी परीक्षा देना चाहता है तो है ना कम से कम कितने परसेंट, 40% अंक जो है वो इसके अंदर लाने हैं आपको। और अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको कितने, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति आदि से संबंधित है तो उसको कितने 5% का क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और 5% के रिलैक्सेशन का मतलब ये हो गया कि उसको कितने परसेंट, 35% मार्क्स ही उसको लेकर के आने होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया की आवेदन की अगर बात करें तो अगर आपके पास में SSO ID बना हुआ है तो उस SSO ID पर आप क्या करेंगे, OTR करेंगे। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर करते हो तो उससे पहले अगर आपकी eKYC नहीं हो रखी है तो वो भी आप करेंगे। eKYC का मतलब आपकी एक लाइव फोटो उसमें ली जाएगी और एक कुछ परफॉर्मा दे रखा है, उस परफॉर्मा के आप क्या करेंगे, अपने हाथ से उसको लिखेंगे और उसके बाद में उसे PDF के रूप में क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। ये सारी प्रक्रिया आप करोगे, उसके बाद में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो बार बार फिर आपको आपकी डिटेल इसके अंदर जाकर के सेव हो जाती है, तो बार बार अब उसके बाद में आपको इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता नहीं होती है। और ध्यान रखना इसमें ये आपका या तो जन आधार कार्ड से या आधार कार्ड से, तो वो जो चीज़ है वो अपडेट होनी चाहिए। ये जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए। उसके बाद में है ना, तो ध्यान रखिएगा कि जो आप SSO ID वगैरह बने हुए हैं उसके ऊपर आधार कार्ड, जन आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो है ना ऑलरेडी क्या होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। उसके बाद आप फाइनल सबमिशन कर दो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद है ना, उसके बाद और भी कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो ये आपको हेल्पलाइन नंबर वगैरह यहाँ पर दे रखा है, ये हेल्पलाइन वगैरह नंबर जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, हाँ अगर आपने कोई अच्छा गेम खेल रखा है, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप है ना उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी का मतलब आपने कोई इंटरनेशनल नेशनल मैचेस खेल रखे हैं तो उसमें आपको अलग से 2% का है ना रिजर्वेशन आपको प्राप्त हो जाता है। इसका भी आपको फायदा उठाना चाहिए अगर आप कोई अच्छे प्लेयर रह चुके हैं और आपके पास में उसका अगर सर्टिफिकेशन है तो। ये आपको पूरी लिस्ट दे रखी है कि जैसे मान लीजिए कि आपने ओलंपिक खेल रखा है, आपने एशियन गेम खेल रखे हैं, दक्षिण एशियन, राष्ट्रमंडल गेम, विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल, एशियन स्कूल गेम्स चैंपियनशिप में आपने भाग लिया हो वगैरह वगैरह।
तो उसके अंतर्गत अगर आप आ जाते हो तो साहब आपको, है ना, या फिर और भी जैसे अलग अलग कुछ एग्जाम्स होते रहते हैं फेडरेशन वगैरह की तरफ से, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन की तरफ से, इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा। तो अगर आपने इनके अंतर्गत भी अगर किसी टीम के साथ में भी अगर कुछ गेम खेला हुआ है या आपके पास में उसका सर्टिफिकेशन है तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका होगा। उसके बाद में आपसे जो है ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओबीसी या जनरल के अंतर्गत आते हैं तो आपको फीस कितनी जमा करानी पड़ती है, 600 रुपये। और अगर आप मान लीजिए SC ST के अंतर्गत आते हो या दिव्यांगजन में आते हो तो फिर आपको फीस कितनी जमा करानी पड़ती है, ध्यान रखिएगा, उसके अंतर्गत आपको मात्र 400 रुपये ही फीस जो है वो जमा करानी पड़ेगी। ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा। ये वापस वही चीज़ आ गई है कि जो वैकेंसीज आपके सामने है ना, उसकी डिटेल आपको बताई गई है। उसके बाद में अगर आप कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपके पास में सारे के सारे सर्टिफिकेशन जो है वो रेडी होने चाहिए, अप टू डेट होने चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो, भूतपूर्व सैनिक का मतलब अगर आप, है ना, पहले कभी मान लीजिए सेना के अंदर थे, उसके बाद में आपका रिटायरमेंट हो गया है, तो साहब उसके अंतर्गत भी आपको कई सारी जगहों पर रियायत जो है वो मिलने वाली है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है रिजर्वेशन फैसिलिटी भी मिलेगी, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में जो दिव्यांगजन हैं उनके पास राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अंतर्गत आरक्षण भी उनको मिल जाता है। अगर वो ब्लाइंड है या उनका लोड विज़न है या हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है या जो भी कुछ अलग अलग टाइप की होती है, उसका सर्टिफिकेशन भी उनके पास में राजस्थान सरकार की तरफ से होना चाहिए। दोस्तों उसके अलावा पात्रता और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य, यानी कि 12वीं या तो, है ना, आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 12वीं के बराबर कि अगर कोई भी जो है आपके पास में शैक्षणिक योग्यता होती है वो आपके पास में होनी चाहिए। अगर वो है तो आप ये फॉर्म को बहुत आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद में ये कुछ अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित हैं जो कि TSP एरियाज कहलाते हैं। राष्ट्रीयता आप सभी लोग भारत के नागरिक अगर हैं तो भारत के नागरिक भी भर सकते हैं। उसके अलावा नेपाल, भूटान से संबंधित या तिब्बत वगैरह से हैं तो वो लोग भी इसके अंदर ये जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। अगर आयु की बात करें तो आयु मिनिमम आपकी 1 जनवरी 2025 को कितनी हो जानी चाहिए, 18 वर्ष कंप्लीट। और उसके बाद में, है ना, अधिकतम कितनी हो जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा कि 40 हो जानी चाहिए। अगर सामान्य वर्ग की महिला है तो उसको, है ना, 5 वर्ष का क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन, यानी उसकी आयु 45 हो जाएगी। SC ST के अंतर्गत आता है तो भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। और उसके बाद में अगर इसमें भी कमजोर वर्ग की महिला अगर आ जाती है तो उसको 10 वर्ष की क्या मिल जाती है, छूट यहाँ पर मिल जाती है। 50 वर्ष की अगर वो महिला हो जाती है, अगर कैटेगरी में आती है, तो उसको वहां तक का मौका मिलता है, वहां तक जो है वो फॉर्म भी फिल कर सकती है। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो आप इस PDF के माध्यम से देख सकते हो। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप एक बार जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको डिटेल में और भी मिल जाएंगी। दोस्तों उसके बाद में पंजीयन शुल्क जो है वो OTR के थ्रू आप जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो, है ना। और शुल्क वगैरह जमा कराने के लिए आप ई-मित्र का सहायता भी ले सकते हैं। और उसके अलावा CSE जन सुविधा केंद्र होते हैं, नेट बैंकिंग, ATM वगैरह के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिनांक जरूर थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, 2 तारीख से इसकी कार्यवाही शुरू होने वाली है और 1 तक चलेगी, यानी 1 अक्टूबर तक, है ना। तो 2 तारीख सोमवार से, 2 सितंबर सोमवार से 1 अक्टूबर 2024 तक, 1 महीने का आपके पास में समय रहेगा। तो जो भी आपकी अगर फॉर्मेलिटीज़ कुछ बाकी रह जाती हैं, जैसे अगर आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आपका जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा वो भी आपको इस बीच में अपडेट करा लेना ताकि आगे चल करके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और परीक्षाएं जो होती हैं वो 23 से लेकर के 26, यानी कि इन 4 दिनों के अंतर्गत होगी। और आगे जो बाद में जो है वो क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर कर दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब अलग अलग पेपर होते हैं तो उनको बराबर एक तरीके से मान लिया जाता है और फिर बराबर किया जाता है और उसके बाद में फिर जो है वो कट ऑफ वगैरह जारी करते हैं। अयोग्यताएं वगैरह ये है कि अगर मान लो कि अयोग्य कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति कि भैया किसी भी ऐसे पुरुष का आवेदक जिसकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हो, मतलब एक उसने शादियां बहुत सारी कर रखी हो, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत हो। या फिर अगर मान लो कि नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, जिनमें अगर कोई छूट मिलनी होती है लेकिन उसने गलत वो अगर कोई सर्टिफिकेशन बना रखा है तो वो भी कुछ है। उसके बाद में अगर उसने किसी ने अगर शादी करी है लेकिन दहेज वगैरह लिया है, तो इस तरीके से कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि, है ना, आपको क्या बनाती है, अयोग्य बनाती है। उसके अलावा जैसे संतान वगैरह से रिलेटेड भी है कि जैसे 3 संतानों का मामला रहता है, अगर 3 से अधिक संतानें हैं तो भी आपको जो है ना, क्या हो सकता है, इसका अपात्र माना जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखना है। ये उसके अलावा कि आप चीटिंग नहीं करेंगे या कुछ और जो है अनुचित कार्य नहीं करेंगे, नहीं तो आपको क्या किया जा सकता है, डीबार किया जा सकता है। डीबार का मतलब भविष्य में होने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उनसे भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर वगैरह के लिए खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि फोटो वगैरह जो होती है वो नवीनतम होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो सफ़ेद होना चाहिए और सफ़ेद नहीं हो तो हल्के रंग का होना चाहिए। कोशिश तो यही करें कि वो वाइट ही हो ताकि जो फोटो वगैरह आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो, है ना।
उसके बाद में फोटो का आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोटो बहुत दूर से आप ले रहे हो, बैकग्राउंड दिख रहा है, फोटो आपकी इतनी सी दिख रही है, ठीक है, वैसा भी नहीं होना चाहिए। कपड़े छाया बालों का ढका हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, टोपी वगैरह पहन करके और बाल बड़े बड़े उससे चेहरा या साइड फेस का, या आप सेल्फी लेते हुए फोटो खींच रहे हैं, इस तरह की फोटो नहीं होगी। धूप का चश्मा वगैरह भी नहीं होना चाहिए। फोटो की जेपीजी होनी चाहिए। इसका आकार आपको दे रखा है 3.5 से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर और 240 320 अधिकतम 480 से 640, ठीक है। फाइल का आकार 50 केबी से 100 केबी के बीच में ही होना चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान रखना होता है। उसकी जो साइज है वो विशेष रूप से ध्यान रखनी होती है। उसके बाद में हस्ताक्षर अपलोड भी करना होता है इसके अंदर, उसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। जेपीजी में होना चाहिए 280 और उसके बाद में 20 केबी से कहाँ तक, 50 केबी तक होना चाहिए। 50 केबी से ज़्यादा हस्ताक्षर बड़े नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आंसर की वगैरह जब आपकी अपलोड होती है तो उसमें अगर आपको कोई आपत्ति होती है तो 100 रुपये जमा करा करके आप उसको जो है अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो आपको एक ये भी ओपन हो जाएगी एक विंडो, उसमें चाहें तो आप उसके बाद में 300 रुपये दे करके अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो बाद में जो है वो संशोधन एक बार के लिए किया जा सकता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, कई बार होता है हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, नाम वगैरह में कुछ गड़बड़ हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, तो उसके लिए भी आपके लिए यहाँ पर विंडो ओपन कर दी जाएगी। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड होता है ना तो उसके लिए क्या होता है, ब्लाइंड अगर कोई है तो उसके लिए श्रुत लेखन की सुविधा भी उपलब्ध होती है, यानी कि उसकी जगह पर मतलब उसके साथ में कोई व्यक्ति जो है वो जाकर के क्या करता है, वो परीक्षा में उसका सहयोग करता है, उसे श्रुत लेखन की सुविधा जो है वो यहाँ पर बताई जाती है। उसके बाद में गलत सूचनाएं वगैरह आप नहीं देंगे, ये बात भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपसे जो है वो अच्छा खासा जुर्माना जो है वो वसूल किया जा सकता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंतर्गत आती है सिलेबस की बात, और किस तरीके का पैटर्न रहेगा। तो 150 इसमें प्रश्न रहेंगे और 300 कुल अंक, और आपको जो समय मिलने वाला है वो 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट। कितने मिनट? 180 मिनट, जिसके अंतर्गत आपको राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये सब कुछ। उसके बाद में भारत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल दिया जाएगा, राजनीति में खासतौर पर, अर्थव्यवस्था, एवरीडे साइंस, उसके बाद में आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो हिंदी, इंग्लिश, और जो कंप्यूटर का ज्ञान है, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, ये सारी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। राजस्थान का सिलेबस आपके सामने है। भारत और राजस्थान का भूगोल भी इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में, दैनिक जीवन में यानी कि एवरीडे साइंस जो भी है आपका, है ना, जैसे ये टॉपिक आपको दे रखे हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, आनुवांशिकी, अंतरिक्ष, पर्यावरण अध्ययन वगैरह वगैरह, जंतुओं का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, ये सारी कुछ चीज़ें होंगी। उसके बाद में तार्किक विवेचन में इतने सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं, मैथ्स और रीजनिंग के। लैंग्वेजेस में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह वगैरह, ये सारी कुछ चीज़ें। उसके बाद में जनरल इंग्लिश के अंदर ये आपका सब कुछ रहेगा, है ना, सिलेबस में। कंप्यूटर में कंप्यूटर के बारे में, रैम रोम के बारे में, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस, MS ऑफिस, ये है ना, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सारी कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और घटनाएं राजस्थान पर खास तौर पर, जिसमें राजस्थान और भारत के और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ घटनाएं, वर्तमान में कोई चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं हों, खेल और खेलकूद संबंधी गतिविधियां, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। खास तौर पर जो ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम के अंदर OMR सेट में 5 विकल्प आएंगे। 5वां विकल्प रहेगा ई, यानी कि अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हो तो भी आपको गोले को क्या करना है, काला करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यदि 5 विकल्प में से किसी को गहरा नहीं किया जाता है तो ध्यान रखना, अगर आप 10% से ज़्यादा अंकों को अगर छोड़ देते हैं गोलों को काला करना, तो आपका कितना, हर प्रश्न के हिसाब से 1/3 अंक जो है वो काट लिया जाएगा। इन विशेष बातों का आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। बाकी की सारी जानकारी आपको इस बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी। फिर भी और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख करके पूछ सकते हैं या हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।